डिजिटल मुद्रा का मतलब है पैसा, लेकिन डिजिटल रूप में। ये कोई नई चीज नहीं है। जब आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान करते हैं तो आप पहले से ही डिजिटल पैसे का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई डिजिटल मुद्रा, जिसे ई रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है, इससे बहुत अलग है। यह सिर्फ एक डिजिटल लेन देन नहीं है, बल्कि यह खुद में एक मुद्रा है। यह आपके बटुए में रखे नोटों और सिक्कों का एक डिजिटल अवतार है। सोचिए, आपके पास 100 रुपये का नोट है। अब कल्पना कीजिए कि वही 100 रुपये आपके फोन में एक डिजिटल टोकन के रूप में है। यही है ई रुपया। यह सीधे आरबीआई द्वारा जारी किया गया है और इसकी गारंटी भारत सरकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके हाथ में रखे नोट की गारंटी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ई रुपया आपके बैंक खाते में रखे पैसे से कैसे अलग है। जब आप अपने बैंक खाते में पैसा रखते हैं तो वह बैंक की देनदारी होती है। इसका मतलब है कि बैंक आपको वह पैसा देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ई रुपया सीधे आरबीआई की देनदारी है। यह इसे सबसे सुरक्षित प्रकार का डिजिटल पैसा बनाता है। यह भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है। इसका उद्देश्य लेन देन को तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनाना है। यह भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा। ई रुपया सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की नींव रख रहा है, जहां हर लेन देन सहज और सुरक्षित होगा। यह डिजिटल क्रांति भारत के हर नागरिक के जीवन को छूने की क्षमता रखती है। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी बैंक खाते के भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ई रुपया इसे संभव बना सकता है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकेंगे। यह सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की संभावना कम हो जाएगी। यह भारत के लिए एक साहसिक कदम है, जो देश को डिजिटल नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा भविष्य बनाने की दिशा में एक कदम है, जहां वित्तीय प्रणाली अधिक कुशल और सभी के लिए सुलभ हो। जैसे जैसे हम इस नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस नई तकनीक को समझें और अपनाएं। ई रुपया हमारे पैसे के साथ बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ एक और भुगतान ऐप नहीं है, यह पैसे का ही एक नया रूप है। यह हमें एक ऐसी दुनिया के करीब लाता है जहां पैसा भौतिक सीमाओं से बंधा नहीं है, जहां लेन देन तुरंत होते हैं और जहां वित्तीय प्रणाली पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित है। आरबीआई की यह पहल भारत को एक डिजिटल महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह एक रोमांचक समय है और ई रुपया इस परिवर्तन के केंद्र में है, जो भारत के आर्थिक भविष्य को आकार दे रहा है। ई रुपया बनाम नकदी और क्रिप्टो, क्या है अंतर? ई रुपया, नकदी और निजी क्रिप्टो करेंसी के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए ई रुपये और नकदी की तुलना करें। नकदी यानी आपके बटुए में रखे नोट और सिक्के एक भौतिक मुद्रा है। यह सरकार द्वारा समर्थित है और इसे सीधे आरबीआई जारी करता है। ई रुपया भी ठीक इसी तरह काम करता है, लेकिन यह डिजिटल रूप में है। यह भी एक संप्रभु मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि इसकी गारंटी भारत सरकार देती है। इसलिए 100 रुपए के ई रुपये का मूल्य 100 रुपए के नोट के बराबर ही है। मुख्य अंतर यह है कि ई रुपया आपके फोन या डिजिटल वॉलेट में रहता है, जिससे इसे स्टोर करना और ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। ये नकदी की तरह गुमनाम नहीं है, क्योंकि हर लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। अब आइए ई रुपये और निजी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की तुलना करें। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसका मतलब है कि इसे कोई एक संस्था, जैसे कि कोई सरकार या बैंक, नियंत्रित नहीं करती है। इसका मूल्य पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, जिससे यह बहुत अस्थिर हो जाता है। एक दिन में इसकी कीमत हजारों डॉलर ऊपर या नीचे जा सकती है। इसके विपरीत ई रुपया एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसे आरबीआई द्वारा नियंत्रित और रेगुलेट किया जाता है। इसका मूल्य भारतीय रुपये से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्थिर है। एक ई रुपये का मूल्य हमेशा एक भारतीय रुपये के बराबर रहेगा। यह
इसे दैनिक लेन देन के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है, जबकि बिटकॉइन अधिक सट्टा निवेश जैसा है। ई-रुपये और आपके बैंक खाते में मौजूद डिजिटल पैसे के बीच भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब आप यूपीआई या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप अपने बैंक खाते में जमा पैसे का उपयोग कर रहे होते हैं। ये पैसा एक वाणिज्यिक बैंक की देनदारी है। यदि बैंक विफल हो जाता है, तो आपका पैसा जोखिम में पड़ सकता है। हालांकि जमा बीमा इसे एक निश्चित सीमा तक बचाता है। दूसरी ओर, ई-रुपया सीधे आरबीआई की देनदारी है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। यह इसे वाणिज्यिक बैंक जमा से भी अधिक सुरक्षित बनाता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास सीधे आरबीआई के साथ एक खाता हो। यह सुरक्षा का एक स्तर प्रदान करता है, जो किसी अन्य प्रकार के डिजिटल पैसे में उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में, ई-रुपया नकदी की सुरक्षा और सरकारी समर्थन को डिजिटल मुद्रा की सुविधा और दक्षता के साथ जोड़ता है। यह निजी क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता और नियामक अनिश्चितता से बचता है। यह वाणिज्यिक बैंक जमा की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प भी प्रदान करता है। यह इसे तीनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाता है: नकदी का विश्वास, डिजिटल की सुविधा और केंद्रीय बैंक का समर्थन। यह एक सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई मुद्रा है, जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली को आधुनिक बनाना है और साथ ही नागरिकों के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह भारत के लिए एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। भारत सरकार और आरबीआई कई महत्वपूर्ण कारणों से अभी ई-रुपया लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले, इसका उद्देश्य भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। भारत पहले से ही यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों में एक वैश्विक नेता है। ई-रुपया इस सफलता को अगले स्तर पर ले जाएगा। यह एक ऐसी डिजिटल मुद्रा प्रदान करेगा जो तेज, सस्ती और सुरक्षित हो। इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी, जिससे नकदी को प्रिंट करने, वितरित करने और प्रबंधित करने की लागत कम हो जाएगी। यह भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे को और अधिक कुशल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत डिजिटल वित्त के क्षेत्र में नवाचार में सबसे आगे बना रहे। दूसरा, ई-रुपया वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसके पास बैंक खाता नहीं है। इन लोगों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेना मुश्किल है। ई-रुपया को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि इसे बिना बैंक खाते के भी इस्तेमाल किया जा सके। यह उन लोगों को भी डिजिटल भुगतान करने में सक्षम करेगा जिनके पास केवल एक बेसिक फीचर फोन है। ये सरकार को सीधे लाभार्थियों के खातों में सामाजिक कल्याण लाभ हस्तांतरित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे रिसाव और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। ये सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय सेवाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे, जिससे एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण हो। तीसरा, ई-रुपया निजी क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने का एक तरीका है। बिटकॉइन जैसी निजी मुद्राएं किसी भी सरकार द्वारा समर्थित नहीं है और वे बहुत अस्थिर हैं। वे अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आरबीआई और सरकार इन जोखिमों को लेकर चिंतित है। ई-रुपया लॉन्च करके आरबीआई नागरिकों को एक सुरक्षित और विनियमित डिजिटल मुद्रा का विकल्प प्रदान कर रहा है। यह एक संप्रभु समर्थित डिजिटल मुद्रा है जो इसे निजी क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित बनाती है। यह सरकार को डिजिटल लेन देन पर अधिक नियंत्रण और दृश्यता भी प्रदान करता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। अंत में, यह पहल भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है। दुनिया भर के कई देश अपनी खुद की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं विकसित कर रहे हैं। ई-रुपया लॉन्च करके भारत इस उभरते हुए क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक बन गया है। यह दिखाता है कि भारत नई तकनीकों को अपनाने और अपने नागरिकों के लाभ के लिए उनका उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर 2025 में घोषणा की कि ई-रुपया भारत को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देगा। यह भारत को 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। ई-रुपये के कामकाज को समझने के लिए
हमें दो प्रमुख तकनीकों को समझना होगा, ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल लेजर या बही खाता है। कल्पना कीजिए कि एक नोटबुक है जिसमें सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह नोटबुक कई कंप्यूटरों पर एक साथ कॉपी और संग्रहित की जाती है। यह ब्लॉकचेन है। जब कोई नया लेन देन होता है तो उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है और फिर चेन में जोड़ा जाता है। एक बार जुड़ने के बाद इसे बदलना या हटाना लगभग असंभव है। यह ब्लॉकचेन को बहुत सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। ई-रुपये के लिए यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि हर लेन देन सुरक्षित रूप से दर्ज हो और कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। टोकनाइजेशन एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक वास्तविक दुनिया की संपत्ति को एक डिजिटल टोकन में बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक संपत्ति का टुकड़ा हो सकता है, जैसे कि एक घर या सोना। टोकनाइजेशन इस संपत्ति का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व बना सकता है, जिसे ब्लॉकचेन पर संग्रहीत और कारोबार किया जा सकता है। ई-रुपये के संदर्भ में आरबीआई ने अक्टूबर 2025 में जमा प्रमाण पत्रों के टोकनाइजेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मतलब है कि बैंक अब इन वित्तीय साधनों को डिजिटल टोकन में बदल सकते हैं और उन्हें ई-रुपये के होलसेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यापार कर सकते हैं। इससे वित्तीय लेन देन सस्ते और अधिक कुशल होने की उम्मीद है। तो ई-रुपया व्यवहार में कैसे काम करता है? ई-रुपया दो रूपों में आता है, रिटेल यानी खुदरा और होलसेल यानी थोक। रिटेल ई-रुपया आम जनता, व्यवसायों और व्यापारियों द्वारा उपयोग के लिए है। यह एक टोकन आधारित प्रणाली का उपयोग करता है। जब आप किसी को ई-रुपया भेजते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने डिजिटल वॉलेट से उनके डिजिटल वॉलेट में एक डिजिटल टोकन स्थानांतरित कर रहे होते हैं। यह लेन देन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग तत्काल होती है, जिससे यह दैनिक खरीद के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाती है। आप इसे किराने का सामान खरीदने, बिलों का भुगतान करने या दोस्तों को पैसे भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप आज यूपीआई का उपयोग करते हैं। होलसेल ई-रुपया वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों द्वारा उपयोग के लिए है। इसका उपयोग बड़े मूल्य के लेन देन जैसे कि इंटरबैंक ट्रांसफर और सरकारी प्रतिभूतियों के निपटान के लिए किया जाता है। यह वित्तीय प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में मदद करता है, निपटान के समय को कम करता है और जोखिम को कम करता है। सीडी टोकनाइजेशन पायलट होलसेल ई-रुपये का एक आदर्श उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे जटिल वित्तीय साधनों को डिजिटल बनाया जा सकता है और ब्लॉकचेन पर कुशलतापूर्वक कारोबार किया जा सकता है। यह तकनीक भारत के वित्तीय बाजारों को आधुनिक बनाने और उन्हें वैश्विक मानकों के बराबर लाने की क्षमता रखती है। यह पूरी वित्तीय प्रणाली को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाता है। सेक्शन 5 ई-रुपये का सफर 2022 के पायलट से 2025 के बड़े लॉन्च तक। ई-रुपये का विकास एक सोची समझी और चरणबद्ध प्रक्रिया रही है। आरबीआई ने इसे एक बार में पूरे देश में लॉन्च करने के बजाय इसे धीरे धीरे पायलट परियोजनाओं के माध्यम से पेश किया है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी समस्या की पहचान की जा सके और बड़े पैमाने पर रोल आउट से पहले उसे ठीक किया जा सके। यात्रा 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई, जब आरबीआई ने चुनिंदा शहरों में कुछ बैंकों के साथ पहला रिटेल ई-रुपया पायलट लॉन्च किया। इस शुरुआती चरण का उद्देश्य वास्तविक दुनिया की सेटिंग में डिजिटल मुद्रा के कामकाज का परीक्षण करना था। इसने आरबीआई को उपयोगकर्ताओं और बैंकों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया एकत्र करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद मिली। इन शुरुआती पायलटों की सफलता के बाद आरबीआई ने धीरे धीरे कार्यक्रम का विस्तार किया। अगस्त 2024 तक मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई ने अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया, जिससे पता चला कि यह परियोजना सही रास्ते पर है। अक्टूबर 2025 तक यह पहल एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई। उस समय तक सीबीडीसी पायलट कार्यक्रम में लगभग 7 मिलियन उपयोगकर्ता शामिल हो चुके थे, जो डिजिटल मुद्रा में बढ़ती रुचि और स्वीकृति को दर्शाता है। यह धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो सुरक्षा और स्थिरता को गति से ऊपर रखती है। यह सुनिश्चित करता है
कि जब ई रुपया अंततः सभी के लिए उपलब्ध हो तो यह एक मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली हो। अक्टूबर 2025 ई रुपये के विकास में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण महीना था। 8 अक्टूबर को आरबीआई ने 2 प्रमुख पहलों की घोषणा की। पहली रिटेल सैंडबॉक्स का शुभारंभ था। एक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित वातावरण है जहां फिनटेक कंपनियां और डेवलपर्स ई रुपये के लिए नए एप्लीकेशन और समाधान बना और परीक्षण कर सकते हैं। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक स्वेंदुपति के अनुसार इस कदम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कंपनियों को उपभोक्ता और व्यापारी लेन देन के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे अंततः ई रुपये को अपनाना आसान हो जाएगा। यह एक सहयोगी दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करता है कि ई रुपया पारिस्थितिकी तंत्र जीवंत और प्रतिस्पर्धी हो। उसी दिन आरबीआई ने जमा प्रमाण पत्र के टोकनाइजेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। यह होलसेल सीबीडीसी के लिए एक बड़ा कदम था। इस पायलट में चुनिंदा बैंकों ने ब्लॉकचेन पर सीडीज के डिजिटल प्रतिनिधित्व बनाए और उनका कारोबार किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वित्तीय लेन देन को सस्ता और अधिक कुशल बनाना है। आरबीआई ने संकेत दिया है कि इस पायलट को भविष्य में वाणिज्यिक पत्रों जैसे अन्य वित्तीय साधनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये 2025 के विकास दर्शाते हैं कि ई रुपया अब केवल एक प्रयोगात्मक विचार नहीं है, बल्कि एक परिपक्व प्रणाली है जो भारतीय वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। यह एक ठोस योजना और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ एक परियोजना है। ई रुपया आम लोगों और व्यवसायों दोनों के लिए कई ठोस लाभ लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक गति और दक्षता है। ई रुपये के साथ लेन देन लगभग तत्काल होते हैं। 24 घंटे 7 दिन आपको बैंक के खुलने का इंतजार करने या निपटान की अवधि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवसायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके नकदी प्रवाह में सुधार होता है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना या बिलों का भुगतान करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। यह वित्तीय प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाता है, जिससे सभी के लिए समय और धन की बचत होती है। दूसरा प्रमुख लाभ सुरक्षा है। जैसा कि पहले बताया गया है, ई रुपया सीधे आरबीआई द्वारा समर्थित है, जो इसे डिजिटल पैसे का सबसे सुरक्षित रूप बनाता है। आपको वाणिज्यिक बैंकों के विफल होने या निजी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में गिरावट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन छेड़छाड़ रोधी और सुरक्षित है। इसके अलावा ई रुपया नकदी खोने या चोरी होने के जोखिम को कम करता है। आपका डिजिटल पैसा आपके वॉलेट में सुरक्षित रूप से संग्रहित होता है, जो पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा सुरक्षित होता है। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है जो मन की शांति देती है। पारदर्शिता एक और महत्वपूर्ण फायदा है। जबकि व्यक्तिगत लेन देन गोपनीय रहते हैं, ई रुपये के उपयोग से समग्र वित्तीय प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आती है। चूंकि सभी लेन देन एक डिजिटल लेजर पर दर्ज होते हैं, इससे सरकार और नियामकों को अवैध गतिविधियों को ट्रैक करने और रोकने में मदद मिलती है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में मदद कर सकता है। व्यवसायों के लिए इसका मतलब है कि उनके सभी लेन देन का एक स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड होता है, जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को बहुत आसान बनाता है। यह एक अधिक ईमानदार और जवाबदेह कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है। अंत में ई रुपया लागत को कम करने में मदद कर सकता है। भौतिक नकदी को प्रिंट करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में बहुत पैसा खर्च होता है। ई रुपये पर स्विच करके आरबीआई इन लागतों को काफी कम कर सकता है। यह बचत अंततः करदाताओं को लाभ पहुंचा सकती है। व्यवसायों के लिए ई रुपया लेन देन शुल्क को भी कम कर सकता है, जो वे वर्तमान में क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान के लिए चुकाते हैं। कम शुल्क का मतलब है कि वे अपने ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान कर सकते हैं या अपने व्यवसाय में अधिक निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर ई रुपया एक अधिक कुशल, सुरक्षित और लागत प्रभावी वित्तीय प्रणाली बनाने का वादा करता है, जो भारत में सभी को लाभ पहुंचाता है।
जब हम डिजिटल मुद्राओं के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स जैसे नाम सामने आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई का ई रुपया इन दोनों से कैसे अलग है। बिटकॉइन, जैसा कि हमने चर्चा की, एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है। इसकी कोई केंद्रीय शासी निकाय नहीं है और इसका मूल्य अत्यधिक अस्थिर है। ये इसे दैनिक लेन देन के लिए अव्यावहारिक बनाता है। आप एक कप चाय के लिए भुगतान नहीं करना चाहेंगे जिसकी कीमत 1 घंटे में दोगुनी हो सकती है। सरकारें भी बिटकॉइन को लेकर सतर्क हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है और यह निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। ई रुपया इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। यह केंद्रीकृत, स्थिर और सरकार द्वारा विनियमित है, जो इसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय मुद्रा बनाता है। स्टेबल कॉइन्स एक और प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है जो अपनी अस्थिरता की समस्या को हल करने का प्रयास करती है। वे अपने मूल्य को एक स्थिर संपत्ति जैसे कि अमेरिकी डॉलर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत रूप में एक स्टेबल कॉइन का मूल्य हमेशा $1 होना चाहिए। हालांकि वे अभी भी निजी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और हमेशा यह गारंटी नहीं होती कि उनके पास अपने सभी टोकन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त भंडार है। अतीत में कुछ स्टेबल कॉइन्स अपने पेग को बनाए रखने में विफल रहे हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। ई रुपया एक संप्रभु समर्थित स्टेबल कॉइन की तरह है। इसका मूल्य भारतीय रुपये से जुड़ा हुआ है और इसकी गारंटी भारत सरकार देती है, जो इसे किसी भी निजी स्टेबल कॉइन की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित बनाती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर कानूनी स्थिति है। ई रुपया एक कानूनी निविदा है, ठीक उसी तरह जैसे भौतिक रुपये के नोट और सिक्के। इसका मतलब है कि इसे भारत में भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आप इसका उपयोग करों का भुगतान करने, सामान खरीदने और आरण चुकाने के लिए कर सकते हैं। दूसरी ओर, बिटकॉइन और अन्य निजी क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति कई देशों में, भारत सहित, अस्पष्ट है। उन्हें आमतौर पर कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। सरकारें उन्हें संपत्ति के रूप में मान सकती हैं और उन पर कर लगा सकती हैं, लेकिन वे आधिकारिक मुद्रा के समान नहीं हैं। यह कानूनी स्पष्टता ई रुपये को दैनिक उपयोग के लिए एक बहुत अधिक व्यावहारिक विकल्प बनाती है। वैश्विक संदर्भ में ई रुपये की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में जीनियस अधिनियम के तहत प्रस्तावित विनियमित स्टेबल कॉइन्स से की जा सकती है। दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मुद्राओं के लाभों को पहचान रही हैं, लेकिन वे निजी, अनियमित विकल्पों से जुड़े जोखिमों को भी समझती हैं। समाधान एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बनाना है जो सरकार द्वारा समर्थित और विनियमित हो। ई रुपया लॉन्च करके भारत इस वैश्विक प्रवृत्ति में सबसे आगे है। यह एक ऐसा मॉडल बना रहा है जो अन्य देश अपना सकते हैं, एक जो डिजिटल नवाचार को अपनाता है और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह एक जिम्मेदार और दूरंदेशी दृष्टिकोण है। भारत सरकार और आरबीआई ने हमेशा डिजिटल मुद्राओं के प्रति एक सतर्क और विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है। उनका मुख्य ध्यान हमेशा नागरिकों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना रहा है। निजी क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में सरकार ने लगातार जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। चूंकि ये मुद्राएं किसी भी संप्रभु इकाई द्वारा समर्थित नहीं हैं और अत्यधिक अस्थिर हैं, वे निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं। सरकार का रुख निजी, गैर गारंटीकृत क्रिप्टोकरेंसी को हतोत्साहित करना रहा है, जबकि अपनी खुद की सुरक्षित संप्रभु डिजिटल मुद्रा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये सुरक्षा पहले दृष्टिकोण ई रुपये के डिजाइन और कार्यान्वयन के हर पहलू में परिलक्षित होता है। ई रुपये के लिए नियामक ढांचा मजबूत और व्यापक होने के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि यह आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, यह मौजूदा बैंकिंग और वित्तीय नियमों के दायरे में आता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। हर लेन देन का एक डिजिटल ट्रेस होता है, जिससे अधिकारियों के लिए अवैध गतिविधियों को ट्रैक करना और रोकना आसान हो जाता है। यह निजी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत है, जो अक्सर गुमनामी की एक डिग्री प्रदान करती है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ई रुपये के साथ
उपयोगकर्ता यह जानकर आश्वस्त हो सकते हैं कि वे एक सुरक्षित और विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम कर रहे हैं। आरबीआई संपत्ति टोकनाइजेशन जैसी नई तकनीकों के लिए मजबूत नियामक रेलिंग स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया सीडी टोकनाइजेशन पायलट सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं है, यह एक नियामक प्रयोग भी है। आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है कि टोकन वाली संपत्तियां सुरक्षित हैं, कि स्वामित्व अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और यह कि संबंधित जोखिमों का ठीक से प्रबंधन किया जाता है। यह विचारशील दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे जैसे वित्तीय प्रणाली अधिक डिजिटल होती जाती है, यह सुरक्षित और स्थिर बनी रहती है। यह नवाचार और विनियमन के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नई प्रौद्योगिकियों को जिम्मेदारी से अपनाया जाए। अंततः भारत का नियामक दृष्टिकोण नागरिकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करना है। निजी क्रिप्टोकरेंसी के अनियंत्रित वाइल्ड वेस्ट में लोगों को छोड़ने के बजाय सरकार एक विनियमित और संरक्षित चार दीवारी वाले बगीचे का निर्माण कर रही है। ई-रुपया इस बगीचे का केंद्र बिंदु है। यह एक डिजिटल मुद्रा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह उसी संस्था द्वारा समर्थित है जो आपके बटुए में मौजूद नकदी का समर्थन करती है। यह दृष्टिकोण भारत को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो न केवल प्रौद्योगिकी को अपनाता है, बल्कि अपने नागरिकों की वित्तीय भलाई की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। यह एक ऐसा मॉडल है जो सुरक्षा और नवाचार दोनों को प्राथमिकता देता है। ई-रुपये का शुभारंभ सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड से कहीं बढ़कर है। यह भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आर्थिक स्तर पर ई-रुपया और टोकनाइजेशन जैसी संबंधित पहलें भारत की वित्तीय प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और आधुनिक बना देंगी। लेन देन की लागत कम होने और निपटान के समय में तेजी आने से व्यवसाय अधिक उत्पादक बन सकते हैं। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक निवेश गंतव्य के रूप में और अधिक आकर्षक बनेगा। यह भारत की स्थिति को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और डिजिटल अपनाने में एक नेता के रूप में और मजबूत करेगा, जैसा कि चैनालिसिस जैसे संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक भविष्य जहां आपका बटुआ आपका स्मार्टफोन है और हर भुगतान एक त्वरित सुरक्षित टैप से होता है। ई-रुपया इस भविष्य को एक वास्तविकता बना सकता है। रिटेल सैंडबॉक्स के लॉन्च के साथ हम जल्द ही कई नए और अभिनव ऐप देखेंगे जो ई-रुपये का उपयोग करना आसान और सहज बना देंगे। यह किराने की दुकान से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक हर जगह डिजिटल भुगतान को और भी अधिक सर्वव्यापी बना देगा। यह वित्तीय सेवाओं को उन लोगों तक भी पहुंचाएगा जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे, जिससे उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार मिलेगा। जैसे जैसे ई-रुपये को अपनाना बढ़ता है, यह हमारे पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकता है। यह हमें नकदी की भौतिक बाधाओं से मुक्त करेगा, जिससे सीमा पार लेन देन भी आसान और सस्ता हो जाएगा। यह सरकार को कल्याणकारी भुगतान अधिक कुशलता से वितरित करने में सक्षम करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह एक अधिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था भी बनाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को कम करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो समाज के हर स्तर को प्रभावित करेगा, जिससे जीवन सभी के लिए सरल, सुरक्षित और अधिक कुशल बन जाएगा। यह भारत को एक सच्चे डिजिटल समाज में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीआई ई-रुपये के पायलटों का विस्तार करना जारी रखेगा, धीरे धीरे अधिक उपयोगकर्ताओं, बैंकों और शहरों को शामिल करेगा। रिटेल सैंडबॉक्स से निकलने वाले नवाचारों के साथ ई-रुपया जल्द ही हमारे दैनिक जीवन का एक आम हिस्सा बन सकता है। भारत का साहसिक कदम दुनिया भर के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक बड़ी विविध अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक एक डिजिटल मुद्रा में संक्रमण कर सकती है। ई-रुपया सिर्फ पैसे का भविष्य नहीं है, यह भारत के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एक ऐसा भविष्य जो डिजिटल, समावेशी और अवसरों से भरा है। आगे की यात्रा रोमांचक होने का वादा करती है।